हेलो एवरीवन, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में सौर मंडल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न लाया हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्न को आप कवर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैनल पे लाते रहता हूं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हर एक प्रश्न के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो पहला है गैलीलियो, दूसरा है जे.एल. बेयर, तीसरा है कोपरनिकस और चौथा है केपलर। तो बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। अच्छे से कवर कीजिएगा सभी प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी अच्छे से देखिएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी ग्रह के, अच्छे से देखिएगा प्रश्न को, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है। अगर आप इस प्रश्न का जवाब पहले से जानते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर ही रिप्लाई करें। अगर आप किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से जानते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ये तो इजी प्रश्न है, आप सभी को आता ही होगा। तो सौर मंडल में जो है वो कुल 8 ग्रह हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। प्रश्न को थोड़ा अच्छे से देखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को अच्छे से देखिए और बताइए कि इसका कौन सा क्रम सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप अच्छे से देख लीजिएगा प्रश्न को और समझ लीजिएगा, ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। यह भी इजी प्रश्न है, बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा। अच्छे से देख लीजिएगा, इसका बी राइट होगा, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का आरोही क्रम है। यानी आकार के अनुसार जो है, सौरमंडल के आकार के अनुसार वह ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। यानी आकार के अनुसार जो है वो सौरमंडल के ग्रहों का आरोही क्रम होता है। पहले बृहस्पति, इसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? यानी बताइए, ये 3-4 ऑप्शन है नीचे दिए हैं ए बी सी डी, इसमें से कौन सा जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह और निहारिका। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सौरमंडल का भाग जो है वो निहारिका नहीं है, इसीलिए राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तारामंडल क्या है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो तारामंडल क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। ऑप्शन को आप अच्छे से देखिए और बताइए कि इसका क्या राइट आंसर होगा। आइए हम इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो तारामंडल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन है नीचे, तो ये तीनों गलत होगा, ये बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अगर आप इस प्रश्न का जवाब जानते हैं पहले से, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न का तो जवाब जरूरी हो जाएगा अगर आप मन से पढ़ते होंगे। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जल्द बताइए। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? प्रश्न को फिर से रिपीट कर दिया हूं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 89, यानी अंतरिक्ष में जो है वो कुल 89 तारामंडल हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? प्रश्न को अच्छे से देखिए। कह रहा है कि निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत जो है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। चलिए राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। कुल 50 प्रश्न कवर करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं। फटाफट देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कवर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? प्रश्न को देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शनि। शनि जो है एक पार्थिव ग्रह नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बाय ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? प्रश्न को अच्छे से देखिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। बाय ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या टोटल कितनी है? तो 4 है। अगला प्रश्न है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न को अच्छे से देखिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल। बृहस्पति सदृश ग्रहों में मंगल जो है, मंगल ग्रह वो सम्मिलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अगला यानी 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? प्रश्न को अच्छे से देखिए। 17 नंबर का प्रश्न है। ये ऑप्शन चलिए नीचे देखते हैं। 4 ऑप्शन है। ए है बुध और शुक्र, बी है पृथ्वी और शुक्र, सी है अरुण और वरुण और डी है शुक्र और अरुण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट होगा, शुक्र और अरुण। आप अच्छे से देखिएगा प्रश्न को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न तो आपको आना ही चाहिए कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है।
तो सूर्य को जो है वो सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, यानी ब्रह्मांड में जो है वो विस्फोटी तारा क्या कहलाती है, बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा अभिनव तारा। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, 20 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिएगा। तो इसका जो 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस, इसका राइट आंसर होगा। आइए 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं, और 21 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, यानी कौन सा ऐसा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन यानी बहुत पहले भारतीय ग्रह नहीं माना जाता था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, सूर्य ग्रह जो है वो प्राचीन में भारतीय ग्रह नहीं मानते थे। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इस प्रश्न को भी कवर कीजिएगा। मैं आप लोग को ये भी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जो है सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल, याद रखिएगा, सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के ऊपर भाग को कहा जाता है वर्णमंडल, क्या कहा जाता है, वर्णमंडल, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, तो 4 ऑप्शन है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है इसीलिए क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, याद रखिएगा, सूर्य सदैव पूर्व में इसलिए निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि, 26 नंबर का प्रश्न देखिएगा, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो है वो सूर्य जो है 21 जून को दिखाई देता है, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। अगला प्रश्न है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। अच्छे से देख लीजिएगा प्रश्न को, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अपसौर। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा। अपसौर तो नहीं होगा, उपसौर होगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य। देख लीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। 30 नंबर का प्रश्न है। तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ हो जाता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अच्छे से कवर कीजिएगा सभी प्रश्नों को। अब जितने भी प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है 31 नंबर का। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्यरात्रि का सूर्य जो है वो किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो मध्यरात्रि का सूर्य जो है वो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला 32 नंबर का प्रश्न है कि सूर्य में काला धब्बा क्या है। सूर्य में काला धब्बा क्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। याद रखिएगा, धब्बा जो है वो एक ऐसा स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होता है, इसीलिए सूर्य में काला धब्बा है। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। अच्छे से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप इस प्रश्न का पहले राइट आंसर पहले से जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 71%। अगला प्रश्न है 34 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक तारा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। सूर्य जो है वो एक तारा है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। ये अगला प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सौर पृष्ठ पर जो है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा हीलियम जो है वो बहुतायत में पाया जाता है, यानी बहुत से मात्रा में पाया जाता है हीलियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य तथा धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सूर्य का प्रकाश जो है वो धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे सी है। तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे पास का ग्रह होता है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा कुछ मिस्टेक है, तो बुध ऐसे याद रखिएगा कि बुध जो है वो सूर्य के सबके पास का ग्रह होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पे जो बुध जो है, बुध ही इसका राइट आंसर होगा। बुध ग्रह में जो है चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, इसलिए ये राइट आंसर होगा इसका। टाइपिंग की वजह से कुछ मिस्टेक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। अगला प्रश्न है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुध, यानी बुध ग्रह जो है वो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। 44 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न को आप भी पढ़िए अच्छे से। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुध, यानी ये चारों ग्रह में से बुध ग्रह जो है वो सबसे अधिक, सॉरी माफ कीजिएगा, यानी बुध की जो है परिवहन गति सबसे अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर का, देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। तो बुध ग्रह जो है उसका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, इसका भी आंसर होगा बुध ही, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। 46 नंबर का प्रश्न देख लीजिए अच्छे से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, इसका भी बुध ही राइट आंसर होगा। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध। अगला 47 नंबर का प्रश्न है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र, यानी सौर मंडल का शुक्र जो है, शुक्र ग्रह जो है वो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, शुक्र। अगला प्रश्न है 48 नंबर का, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को जो है वो पृथ्वी का बहन कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, यानी इवनिंग स्टार। किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को जो है वो इवनिंग स्टार कहा जाता है, यानी शाम का तारा कहा जाता है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीचे ऑप्शन है देख लीजिए। और आइए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न है कि सबसे चमकीला ग्रह है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 50 नंबर का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे एग्जाम के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन आपके लिए इसी तरह के इंपोर्टेंट टॉपिक लाते रहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जिसका प्रश्न लेके। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।